Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग लास्ट 6 क्लासेस में 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो प्लीज़ उन क्लासेस को ज़रूर से चेकआउट करना। और जो अभी हाल ही में हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे कि लॉजिकल फैलेसी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लॉजिकल इक्विवेलेंट, ब्लड रिलेशन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर वो क्लास आप लोगों की किसी भी वजह से अगर मिस हो गई है तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। आज की इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपके यूजीसी नेट 3 मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 1 से लिए गए हैं। और सारे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। क्योंकि एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पेपर 1 में बहुत बार देखा जाता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का लेवल हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि देखो, अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरेंज द 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन इन दी असेंडिंग सीक्वेंस। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने। इसके स्टेप्स के बारे में पूछा गया है। पहले क्या होता था, पहले ये पूछा जाता था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया। बट अब उसके स्टेप्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से एनटीए का लेवल चेंज हो रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू मॉरिसन ने जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के स्टेप्स दिए हैं उनको आपको एक सीक्वेंस में लगाना है। इन सारे ही स्टेप्स को क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले जब टीचिंग के लिए जाते हो, आप जब टीचिंग के लिए जाते हो सबसे पहले तो क्या करते हो, पहले ये जानने की कोशिश करते हो कि मुझे आज पढ़ाना क्या है, किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसके बारे में आप जानते हो और समझते हो। यानी कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है? आप चीज़ों को समन्वेषण करना, यानी कि गहराई से जानना। तो एक्सप्लोर, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप जानते हो। तो सबसे पहला आएगा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, देखो, अगर आपको इतना भी समझ आ गया ना कि इन सारे ही जितने भी ये स्टेप्स दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आप एक्सप्लोर करते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है ई। इसी से आपको पता चल जाएगा और बाकी के ऑप्शंस कट जाएंगे। लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं हम। एक्सप्लोरेशन हो गया। एक्सप्लोर करने के बाद आपने समझ लिया आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से मेथड्स का यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर कर ली। उसके बाद आप प्रेजेंट करोगे। पहले आपने प्लानिंग, एक्सप्लोरेशन किया एंड देन आप क्या करोगे, फर्स्ट हो गया एक्सप्लोरेशन और सेकंड हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट करोगे, बच्चों के सामने जाके अपनी जो भी चीज़ आपको पढ़ानी है उसको प्रेजेंट करोगे। सेकंड हो गया सी। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप एसिमुलेशन होगा। एसिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है और जो करंट नॉलेज है या फिर जो आप उसको दे रहे हो, यानी कि न्यू नॉलेज एंड प्रीवियस नॉलेज, उन दोनों को आपस में कनेक्ट एंड कंपेयर करके आप बच्चों को बताओगे। यानी कि उसको हम कहेंगे एसिमुलेशन। प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज को आपस में कनेक्ट करके बच्चों को समझाना, एसिमुलेशन। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा देखते हैं, चौथा होगा ऑर्गेनाइजेशन। आपने सारी चीज़ें बच्चों को समझा दी, प्रीवियस और न्यू नॉलेज भी आपने कनेक्ट कर ली। उसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, दोनों ही नॉलेज को आप एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे लास्ट में आता है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन यानी कि रिसाइटेशन को क्या कहते हैं? सस्वर पाठन। तो रिसाइटेशन जो होता है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या फिर जो भी आपको पढ़ाना है उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है रिसाइटेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ECBAND। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे स्टेप्स। आपको रटना नहीं है बल्कि आपको चीज़ों को समझ के तब आंसर करना है। ओके, ऐसे आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और एक चीज़ और, अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है या फिर कुछ नया आप देखते हो, तो उसको एक कॉपी एंड पेन लेकर बैठा कीजिए आप और अपने पास अच्छे से नोट कर लिया कीजिए हाथों हाथ। ऐसे होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मॉडल ऑफ टीचिंग ADDIE द लेटर D स्टैंड्स फॉर। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो 2 D हैं ADDIE मॉडल में, जो टीचिंग का मॉडल है, इंस्ट्रक्शन मॉडल है, तो इसमें आपको बताना है DD का फुल फॉर्म क्या होगा।
डिज़ाइन एंड डेवलप होगा, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट होगा, डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट होगा, या फिर डेडिकेशन एंड डेवलपमेंट होगा। तो देखो ADDIE का आपने नाम भी सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट। तो क्या आया? डिज़ाइन एंड डेवलप। और कहाँ लिख रहा है? हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही लिख रहा है डिज़ाइन एंड डेवलप। ये किस चीज़ का मॉडल है? ये टीचिंग का मॉडल है। पहले आप एनालाइज करते हो, फिर डिज़ाइन करते हो, फिर डेवलप करते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो। जो भी आपने बनाया है अपनी टीचिंग का प्लान, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने जो कुछ भी किया उस सबको इवेलुएट करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर 1। और फुल फॉर्म क्या होगी इसको आप नोट कर लेना। क्या होता है? ADDIE, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इन लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग का इफेक्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा? इम्प्लिसिट मेमोरी, ईडेटिक मेमोरी, रेट्रोएक्टिव मेमोरी, या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। यानी कि निहित स्मृति, फिर ज्ञापतिक स्मृति, पूर्व लक्षित स्मृति, या फिर सुस्पष्ट स्मृति। तो देखो इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या है? टाइप हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम अनकॉन्शियसली मेमोराइज हो जाती हैं, हमें जो चीज़ें हमें अनकॉन्शियसली मेमोराइज हो जाती हैं, हम कॉन्शियसली नहीं करते, वो सभी इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट होती हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है जो चीज़ें हम कॉन्शियसली मेमोराइज करते हैं, वो क्या होता है? हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी। यहाँ पर बात हो रही है क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये आप सबको पता होना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो दी गई थी आइवन पावलव के द्वारा, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। क्या हुआ था कि उन्होंने कंडीशनिंग की थी उस डॉग की कि जैसे ही बैल बजती थी वैसे ही खाना आता था। तो उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी। वो बैल को उसने क्या किया था? खाने से कनेक्ट कर लिया था कि बैल का बजना यानी कि खाने का आना। उसने जानबूझकर कोई चीज़ मेमोराइज नहीं की थी, बल्कि उसकी कंडीशनिंग हो गई थी और अनकॉन्शियसली उसने इन दोनों चीज़ों को, खाने को और बैल को, कनेक्ट कर लिया था। अनकॉन्शियसली उसको ये चीज़ें मेमोराइज हो गई थी। जैसे ही बैल बजती थी वो उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी, सलाइवा आना शुरू हो जाता था कि खाना आने वाला है। तो यहाँ पर अनकॉन्शियसली कंडीशनिंग हुई। अनकॉन्शियस की बात कहाँ पर होती है? इम्प्लिसिट मेमोरी में। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, इम्प्लिसिट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है पेडागोजिकल स्किल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? कंटेंट नॉलेज, पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग, इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। देखो यहाँ पर बात हो रही है पेडागोजिकल स्किल्स की, यानी कि शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल यानी कि पढ़ाने की जो स्किल्स होती हैं। अब कंटेंट नॉलेज क्या इसका पार्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो अगर मुझे पेडागोजिकल स्किल्स का मतलब ही नहीं पता, मुझे कंटेंट की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे और क्या आपको समझ आएगा, क्या आपकी लर्निंग होगी? तो कंटेंट नॉलेज तो बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, ना कि पेडागोजिकल स्किल का पार्ट है। तो बी ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन जहाँ है उसको काट दीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग। यानी कि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी लर्निंग और सब्जेक्ट मैटर, इन दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तभी तो पेडागोजिकल स्किल्स को क्या माना जाएगा कि पेडागोजिकल स्किल्स हमारी सक्सेसफुल रहीं। क्योंकि जब तक बच्चा समझेगा नहीं तब तक आपका शिक्षण अच्छा कैसा होगा? शिक्षण तो अच्छा तब होगा जब बच्चे को अच्छे से सब्जेक्ट मैटर समझ आएगा, उसकी लर्निंग होगी, अंडरस्टैंड करेगा वो चीज़ों को, तब होती है हमारी पेडागोजिकल स्किल्स अच्छी। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कंटेंट नॉलेज हो गया सही और सी हो गया सही। उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस ये दोनों ही साइकोलॉजी का पार्ट है। जो लास्ट ऑप्शन है टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी कि पढ़ाने का तरीका। कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके पढ़ाते हैं। तो जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है वो भी आपके पेडागोजिकल स्किल का बहुत ही अहम हिस्सा होती है। तो ACE ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ACE कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बट साथ साथ में जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी पढ़ लीजिए और उसके बाद खुद से आंसर लगाइए।
आप खुद से देखिए कि सही आंसर क्या है एंड देन आप देखिए कि मैंने क्या आंसर बताया। आगे देखते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम। जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो फैसिलिटेट करता है जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं क्लासरूम में, किस क्लास से किस क्लास तक, फ्रॉम 5th टू पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रॉम क्लास 11 टू अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली, या फिर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, या फिर थर्ड है फोर्थ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉर क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो स्वयं जो है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई बार सिर्फ और सिर्फ इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। स्वयं के जो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं स्वयं पर, आप भी कर सकते हो, और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो होते हैं 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट, 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन स्वयं पर। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस मेड फ्रॉम द मेजर्स इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मापन से प्राप्त विशिष्ट निष्कर्षों की उपयुक्तता, सार्थकता और उपयोगिता को क्या कहोगे। पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, ये तीनों ही रिलायबिलिटी के टाइप हैं। रिलायबिलिटी के टाइप, इनमें अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है, आपको समझ नहीं आते हैं, तो मैंने रिलायबिलिटी के टाइप्स पर भी एक वीडियो ली थी, उसमें मैंने बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये चार होती हैं, एक नहीं है यहाँ पर, इन चारों रिलायबिलिटी को अच्छे से समझाया था। वो क्लास आप लोग देख सकते हो अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्योंकि ये रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, लेकिन सही आंसर होगा यहाँ पर वैलिडिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वाली क्लास में हमने समझा था, वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। वैलिड आप किसी चीज़ को कब मानोगे। मान लीजिए एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन मतलब जो वज़न मापने की मशीन होती है, वो मशीन है, वो अगर आपका एग्जैक्ट वज़न बता रही है तो उसमें अप्रोप्रिएटनेस होगी, और जब वो एग्जैक्ट वज़न आपका बताएगी तो वो आपके लिए मीनिंगफुल भी होगी और वो आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो वेधता का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर वो एग्जैक्ट वही चीज़ बता रही है, जैसे कोई टेस्ट आपने बनाया, तो जिस उद्देश्य के लिए आपने वो टेस्ट बनाया, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वैलिड। जैसे कि वेइंग मशीन का काम होता है वज़न बताना, अगर वो एग्जैक्ट वज़न बता रही है तो वो क्या कहलाई जाएगी, वैलिड कहलाई जाएगी। ओके, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्वे बेस्ड रिसर्च इन सोशल साइंसेज, व्हेन यू डिसाइड टू टेल पार्टिसिपेंट्स समथिंग फॉल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द रिसर्च यू आर यूजिंग। यहाँ ये कहा गया है कि आप कोई भी सर्वे करते हो, सर्वे बेस्ड रिसर्च आप कर रहे हो सोशल साइंसेज में, और जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, आपकी रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको आपको गलत बताना है, कुछ ना कुछ गलत बताना है, तो आप उसको क्या कहोगे। एक्टिव डिसेप्शन कहोगे यानी कि सक्रिय कपटता, डीहॉक्सिंग कहोगे यानी कि झांसे में नहीं रखना, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहोगे यानी कि प्राकृतिक प्रक्षेपण, या फिर सेंसिटाइजेशन यानी कि सुग्राहीकरण। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, अगर हिंदी में आपने पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि सक्रिय कपटता, एक्टिव डिसेप्शन, यानी कि आप यहाँ अनकॉन्शियसली आपसे गलती नहीं हुई है, धोखे में आपसे कुछ गलत नहीं हुआ है कि आपने गलत बता दिया, बल्कि आप जानबूझकर डिसाइड करने के बाद अपने पार्टिसिपेंट को कुछ गलत बता रहे हो, यानी कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसको गलत बताने में, यानी कि एक्टिव होकर आप कपट कर रहे हो, तो एक्टिव डिसेप्शन होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दी कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट से इन चारों में से कौन सा कहलाएगा कल्चरल इंस्टीट्यूशन। बात क्या हो रही है, कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज होगा, मिलिट्री अलायंसेस होगा, या फिर फैमिली। तो देखो कम्युनिकेशन के व्यू पॉइंट से बात हो रही है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। कल्चर में हमारा क्या आता है, कल्चर में आता है हमारा सोच, हमारे एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं। और कल्चर एक पर्सन कहाँ पर ठीक से सीखता है, अपनी फैमिली में। फैमिली में ही वो सीखता है किस तरह से खाना खाना है, कैसे बच्चों का बड़ों का आदर करना है,
ठीक है, क्या चीज़ कहनी है, क्या नहीं कहनी है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन को नहीं करना है। तो सारे जो कल्चर्स हैं वो बच्चा कहाँ सीखता है? अपनी फैमिली में, ना कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ या मिलिट्री अलायंसेस। यहाँ पर बच्चा कल्चर नहीं सीखता, बल्कि फैमिली में कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट, कम्युनिकेशन के द्वारा कल्चरल का जो प्रमोशन होता है या डेवलपमेंट होता है वो एक फैमिली में रहकर होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था बट समझना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। इन चारों में से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। फिजिकल नहीं होगा, सिमेंटिक नहीं होगा, फिलोसॉफिकल नहीं होगा, या फिर साइकोलॉजिकल नहीं होगा। तो इनका आपको मतलब पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाए। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर में अगर फिजिकल की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, फ़ोन में अगर कोई कमी हो जाती है तो वो किसका पार्ट होगा? फिजिकल बैरियर का। बिकॉज फ़ोन में कमी हुई है, यानी कि भौतिक चीज़ों में कमी हुई है। फिजिकल यानी कि भौतिक, या शारीरिक जो लिखा हुआ है यानी कि भौतिक, सांसारिक। तो कम्युनिकेशन बैरियर फिजिकल क्या होगा कि जैसा फ़ोन पे बात कर रहे हो आप, फ़ोन में अगर कोई कमी होगी तो क्या होगा? फिजिकल। सिमेंटिक क्या होगा? अगर आपको मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कुछ कहा आप उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, लैंग्वेज की वजह से या फिर किसी और वजह से, एक्सेंट की वजह से, एटसेट्रा, ये सब हो सकता है। तो अगर आप मीनिंग ठीक से समझ नहीं पा रहे हो तो वो होगा सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होगा कि आपका दोस्त आपसे कुछ कह रहा है लेकिन आप कुछ और ही सोच रहे हो, आपका दिमाग कहीं और ही है, आपका ध्यान उसकी बातों पर है ही नहीं, तो वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, वो होगा साइकोलॉजिकल, लेकिन फिलोसॉफिकल नहीं होगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया था? एक्सक्लूडेड, कि इनमें से क्या नहीं होगा। जो दार्शनिक है वो आपके कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट नहीं होता। दर्शन शास्त्र या फिर दार्शनिक, फिलोसफिकल, ये आपके कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक माध्यम कौन कौन से हैं। इन पांचों में से आपको बताना है कौन कौन से ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होंगे। स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन, यक्षगान, पपिट्री, हरी कथा। पपिट्री का मतलब होता है कठपुतली का खेल। हरी कथा या फिर फिल्मी डांसेस। फिल्मी डांसेस क्या आपको लगता है ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट होंगे? यहाँ ट्रेडिशनल से कोई लेना देना नहीं है, तो फिल्मी डांस आपके कट हो जाएंगे। ई जहाँ पर भी लिख रहा है उसको कट कर दीजिए। और जो सबसे पहली चीज़ लिख रही है स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि सड़क प्रदर्शन। सड़क पर अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, उसको आप ट्रेडिशनल मीडिया नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी हैं, जैसे कि यक्षगान, आई थिंक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। पपिट्री ये भी, और हरी कथा ये भी हमारे ट्रेडिशनल मीडिया में आएगा, क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और पारंपरिक हैं। इसीलिए बी सी डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। ए और ई कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी डी ओनली। ओके, आगे देखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स अक्वायर न्यू। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण का उद्देश्य लर्नर्स को क्या प्रदान करना है? जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से आप लर्नर्स को क्या प्रोवाइड करते हो? नॉलेज, बिहेवियर्स, सॉफ्ट स्किल्स, वेज ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड, या फिर हाइपर रिएक्शन। दो वर्ड जो लिख रहे हैं ना यहाँ पर, उसको देखकर ही आप समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। देखो, हमारा जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम बच्चे को अच्छी नॉलेज दे सकें, उसके बिहेवियर में चेंज कर सकें, सॉफ्ट स्किल की भी उसको ट्रेनिंग दे सकें। बट एग्रेसिव एटीट्यूड ये निगेटिव बात है, और हाइपर रिएक्शन ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। डी और ई कट जाएगा। इजी क्वेश्चन है तो डी और ई जहाँ पर भी है उसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी ओनली। लेट्स मूव फर्दर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और ओ मीडिएटेड। यानी कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत। तो ये मीडिएटेड भी हो सकती है और ओ मीडिएटेड यानी कि अनमीडिएटेड भी हो सकती है। मीडिएटेड का मतलब है कि किसी माध्यम से एक दूसरे से बात करना, जैसे कि आप फ़ोन पर बात करते हो या व्हाट्सएप पे बात करते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करते हो, तो
अगर आप किसी मीडियम के थ्रू बात कर रहे हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो वो होगा मीडिएटेड। और ओ मीडिएटेड का क्या मतलब है कि आप बिना किसी मीडिया के या बिना किसी मीडियम के भी अगर आप बात कर सकते हो, वो होगा ओ मीडिएटेड। जैसे कि आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, लेकिन वहाँ पे आपने किसी मीडिया का यूज़ नहीं किया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी मीडिएटेड भी हो सकती है, क्योंकि हम किसी मीडिया का यूज़ कर भी सकते हैं और किसी मीडिया का यूज़ किए बगैर आमने सामने बैठकर भी हम बात कर सकते हैं। सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड, यानी कि मास कम्युनिकेशन को मीडिएटेड होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा होता है? मास कम्युनिकेशन का अगर आप मतलब समझते हो, मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जन संप्रेषण, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हो। मास कम्युनिकेशन एक लार्ज लेवल की कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक मीडिया की ज़रूरत होगी ही होगी। अगर आप अपनी बात को 1000 से 2000 लाख करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इतने लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको कुछ माध्यम का सहारा लेना होगा। जैसे आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, या फिर आप जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो। यानी कि मीडिया की नीड आपको होगी, तभी आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, बिकॉज यहाँ पे लिख रहा है कि ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 हो जाएगा हमारा ट्रू और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ s इज एन इवन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं ना, जो जिनका बैकग्राउंड आर्ट है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान से इसको देखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, s इज एन इवन इंटीजर। इवन का क्या मतलब होता है? जो इवन होता है वो होता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, जो जोड़े में होता है इवन। और जो ओड होता है वो क्या होता है, जैसे कि 1, 3, 5, ये क्या होता है हमारा ओड। इतना आपने जान लिया। अब क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि s जो है वो हमारा इवन है। s इवन है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि s है हमारा 2, है ना। उसके बाद लिख रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। s को हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि s होगा 2, क्योंकि s को बताया गया है इवन। अब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको देखना है कि वो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा गलत होगा। यहाँ पर लिख रहा है s+1। देखो, अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें s+1, s को हमने क्या माना था 2। अब 2 + 1 क्या हुआ 3। और यहाँ पर क्या लिख रहा है s+1 विल बी ऑड। हमें पता है ऑड का क्या मतलब होता है, 3, 5, 7, और यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। फर्स्ट वाला हो जाएगा सही। सेकंड लिख रहा है 2s-1। थोड़ा सा कोऑपरेट करना गाइस प्लीज़। देखो 2s-1, तो 2s-1 का क्या मतलब हुआ, s क्या था हमारा, मान लिया था हमने 2, तो 2s का क्या मतलब हुआ, 2 दूनी 4 और -1 3। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड। ये भी बिल्कुल सही है, यानी बी भी सही हो जाएगा। देन लिख रहा है s² + 1। s² यानी कि 2 हमने माना था s को, तो 2 का स्क्वायर + 1, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कितना हुआ 5, यानी ये भी हमारा क्या हुआ, ऑड। 3 वाला भी सही हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, s² - 1, s² यानी कि 2 दूनी 4 और -1 कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑड। लास्ट है s² + 2। s² + 2 यानी कि 2 दूनी 4 और +2 कितने हो गए 6। s² + 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए +2 कितना हो गया 6। और 6 क्या होता है हमारा, ऑड नहीं होता है, इवन होता है। इसीलिए जो ई वाला है वो गलत हो जाएगा, ऊपर के जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे सही। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, A, B, C एंड D ओनली। यहाँ पर देखो, यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको जो सिलेबस में दिया गया है कि रेशो, प्रिपोर्शन, परसेंटेज, उसी से क्वेश्चन आएंगे। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग देखी जाती है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हो। तो क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई करके दे दे, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। जैसे कि इवन ऑड क्या होता है, अगर आपको ये पता था तो आपका ये आराम से सॉल्व हो जाना था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इफ़ a इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 52 and cat is equal to 48 and bat is equal to 46, then
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट प्लस मैट। देखो क्या चीज़ है, आपको यहाँ पर गौर करनी है किस चीज़ पर। ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2। ए की जो पोजीशन होती है ए बी सी डी, जो लेटर होते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें ए की पोजीशन क्या होती है 1, क्योंकि सबसे पहले आता है 1। और ए को क्या बताया गया है 2, और जेड को क्या बताया गया है 52। अगर जेड की बात करें तो जेड कौन सी पोजीशन पर आता है, सबसे लास्ट में, यानी 26 पोजीशन पर आता है जेड, और यहाँ पर लिखा हुआ है 52, यानी कि 26 का क्या किया गया डबल। ऐसे ही ए की पोजीशन थी 1, उसको क्या किया गया डबल। जेड की पोजीशन क्या थी 26, और उसको क्या किया गया डबल। तो यहाँ पर जो भी लेटर है उसकी जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, उनको डबल किया गया है। वही चीज़ आपको बाकी सभी पर अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैट, देखो अगर इसको आप देखते हो CAT, कैट लिखा हुआ है। सी का पोजीशन क्या होती है 3, 3 की जगह आप 3 का दुगना लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ए का दुगना था और जेड का दुगना था। ए यानी कि 1 का दुगना 2, और जेड यानी 26 का जो 2 गुना है वो क्या होगा 52। ऐसे ही कैट में सी की पोजीशन है 3rd पोजीशन पर, लेकिन उसका दुगना क्या होगा 6। ए का 2 गुना क्या होगा 2, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 थी, इसकी 3 थी, तो 3 की जगह 6 हो जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा 2। और टी की क्या पोजीशन होती है 20, है ना, टी की होती है 20, तो 20 का क्या हो जाएगा 40। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 48, कैट का मतलब। बैट का अगर आप देखते हो, देखो बैट का भी देखो, जो बी है हमारा वो 2nd पोजीशन पर है। 2nd पोजीशन अल्फ़ाबेट में, यानी कि इसका 2 गुना 4, प्लस ए की तो वही आ जाएगी 2, और टी की भी क्या आ जाएगी 40। इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 46। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है बैट का 46। अब आपने पता लगा लिया कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर पूछा गया है रेट प्लस मैट का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लो रेट। आर की पोजीशन क्या होती है 18, 18 का 2 गुना 36, प्लस ए का 2 गुना 2। टी का जो पोजीशन है वो है 20, 20 का 2 गुना 40। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 78। उसके बाद देखो मैट, MAT मैट। एम की अल्फ़ाबेट में पोजीशन क्या होती है 13, और 13 का 2 गुना क्या होगा 26, प्लस ए की पोजीशन 1 है, उसका 2 गुना 2। टी की पोजीशन 20 है, उसका 2 गुना 40। इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा आंसर 68, और इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 6 और 14, यानी कि 146 आंसर आ जाएगा, और 146 यहीं पर लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 146। नेक्स्ट देखते हैं, इफ दिस स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से लिया गया है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए, हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले आपको जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेना है, A, E, I एंड O। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑल, यानी कि ए वाले केस की बात हो रही है। ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट, ए का मतलब ऑल। यहाँ पर क्या है, कौन सा केस है, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ए की बात हो रही है। इसको बताया गया है फॉल्स, और उसके बाद पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा होगा ट्रू। तो देखो ए और ओ का रिलेशन हमेशा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसे ही ई और आई का रिलेशन हमेशा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ए फॉल्स है और ओ के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ए अगर फॉल्स है तो ओ क्या होगा हमारा, ये होगा ट्रू, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ए ओ के अपोजिट होता है और ऐसे ही ई आई के अपोजिट होता है। तो ए ओ के अपोजिट है, तो ए अगर फॉल्स है तो ओ हो जाएगा हमारा ट्रू। ओ मतलब सम नॉट। यहाँ पर सम नॉट वाला कौन सा एग्जाम्पल है, देखो ऑप्शन नंबर 4, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म। सम नॉट हमें मिल गया और हमारा आंसर भी हमें मिल गया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओनली। ओके, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स। ये भी आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। देखो आप मार्क कर लीजिए, एक तो लॉजिकल इक्विवेलेंट, एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एक डायरेक्शन और एक ब्लड रिलेशन। ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आप 8 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो अपने एग्जाम में। हर शिफ्ट में इनसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है।
तो इनको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है, तो हम वही वाला अपना डायग्राम बना लेंगे फिर से, ए ई आई एंड ओ। जैसे आपके वॉवल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो बस यू नहीं है यहाँ पर, ए ई आई ओ हैं, ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं बट साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसका आंसर फ़ौरन लगा लोगे। देखो, जो ए और ओ होते हैं वो होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसा मैंने अभी बताया। ए और ओ का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि एक सही होगा तो एक गलत। ई और आई का रिलेशन भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ए और ई जो होते हैं ये दोनों, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रेरी। और कॉन्ट्रेरी जो होते हैं, ऑल वाला और ई नो वाला जो रिलेशन होता है वो होता है कॉन्ट्रेरी। जो कॉन्ट्रेरी होते हैं वो आपस में साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो। देख लीजिए कहाँ पर लिख रहा है, ए मतलब ऑल वाला स्टेटमेंट, ऑल फंजाई आर लिविंग बींग्स। ई मतलब नो, नो वाला स्टेटमेंट यानी कि नो फंजाई आर लिविंग बींग्स। ए और बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कहाँ लिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, ए एंड बी ओनली। ऐसे इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। लॉजिकली इक्विवेलेंट जैसे मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहला कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं और एक अलग से भी मैंने कॉन्सेप्ट आपकी वीडियो ली थी। आप एजुकेशन अचीवर्स कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन अगर आप डालोगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉजिकल इक्विवेलेंट की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप एक स्टेटमेंट देख लीजिए, ये लिख रहा है नो एम्फीबियंस आर मैमल्स। ये है हमारा एक स्टेटमेंट। अब इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन होगा? हमने क्या पढ़ा था कन्वर्जन में? हमने पढ़ा था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एम्फीबियंस, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है मैमल्स है हमारा प्रेडिकेट, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो हमारा प्रेडिकेट है वो बन जाता है सब्जेक्ट और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाता है प्रेडिकेट। बाकी सब कुछ सेम रहता है, वो होता है हमारा कन्वर्जन। तो ए का कन्वर्जन है डी, नो एम्फीबियंस आर मैमल्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है नो मैमल्स आर एम्फीबियंस, है ना? बात तो एक ही है, बस कन्वर्जन हुआ है। तो ये होंगे दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट, ए एंड डी। बाकी का भी देख लेते हैं कि क्या कहीं पर ऑब्वर्जन भी हो रहा है। ए एंड डी तो आ गया हमारा सही। अब ऑब्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया था? ऑब्वर्जन का मतलब है कि जो क्वालिटी है एक तो वो चेंज हो जाती है और दूसरा जो हमारा प्रेडिकेट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है। मैमल्स है तो नॉन मैमल्स, ह्यूमन है तो नॉन ह्यूमन, ऑनेस्ट है तो नॉन ऑनेस्ट। अब यहाँ मैमल है तो क्या हो जाएगा? नॉन मैमल। और जो क्वालिटी है नो, नो मतलब निगेटिव। क्वालिटी क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर क्वालिटी थी नो और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ऑल। यहाँ पर यूनिवर्सल था नो, यूनिवर्सल निगेटिव था, और हमने ये क्या कर दिया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल। तो यहाँ हमने क्वालिटी का चेंज किया सी वाले में, और उसके साथ साथ जो हमारा प्रेडिकेट था उसको क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट। तो ए का जो ये सी है ये क्या हो जाएगा? ऑब्वर्जन। और ए का ये डी वाला हमारा क्या आया था? कन्वर्जन। कन्वर्जन और ऑब्वर्जन दोनों हो रहा है, किस में हो रहा है? सी और डी में। तो ए सी डी यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर। ए सी डी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आर ट्रू। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में आपसे पूछा गया है, आईसीटी यूनिट से लिया गया है ये क्वेश्चन। ब्लूटूथ विल ओनली वर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्लूटूथ लॉन्ग डिस्टेंस पर वर्क करती है? बिल्कुल कट जाएगा, बल्कि शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करती है ब्लूटूथ। ए जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको काट दीजिए। सेकंड में लिख रहा है नो वायर्स आर नीडेड व्हेन एक्सचेंजिंग फाइल्स वाया ब्लूटूथ। ये बिल्कुल सही बात है, किसी वायर की नीड नहीं होती है हमें जब हम ब्लूटूथ के थ्रू चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? ब्लूटूथ ऑलवेज यू टू स्पीक हैंड्स फ्री ऑन आ मोबाइल फ़ोन। यानी कि ब्लूटूथ आपको बिना हाथ लगाए एक मोबाइल फ़ोन पर बोलने देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, जैसे कि आप हेडफोन का यूज़ करते हो ब्लूटूथ से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके। तो ये सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डी लिखा हुआ है म्यूजिक कैन बी प्लेड वायरलेसली फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन टू अ स्पीकर यूजिंग ब्लूटूथ। ये भी बिल्कुल सही बात है। आप ब्लूटूथ जो स्पीकर आते हैं उसको मोबाइल से कनेक्ट करके आप कुछ भी सुन सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह, म्यूज़िक सुन सकते हो, तो ये भी सही हो जाएगा। ई वाला देख लेते हैं सही है या नहीं।
ट्रांसफ़र स्पीड्स व्हेन सेंडिंग फाइल्स आर फास्टर देन वाईफाई। वाईफाई से ज़्यादा तेज़ होती है ब्लूटूथ की स्पीड, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। वाईफाई की स्पीड ज़्यादा होती है, ब्लूटूथ की स्पीड कम होती है। तो ए और ई कट जाएगा, ए और ई जहाँ पर भी है उसको काट दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी ओनली। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर क्यों होगा 4। आगे देखते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट को देखकर बताना है कि क्या ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या एक सही होगा और एक गलत होगा। पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 कहता है ए फाइल सेव्ड इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ये पीडीएफ की रही फुल फॉर्म। ये चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करनी होती हैं। मैंने इसीलिए कहा था कॉपी पेन लेकर बैठना, ताकि कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखनी है जो नोट करनी चाहिए वो हैंड टू हैंड नोट कर सको। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ इज ए जेनेरिक टेक्स्ट फाइल, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट फाइल सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि पीडीएफ में आपकी टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी तो हो सकती हैं। तो इमेजेस प्लस टेक्स्ट दोनों चीज़ें होती हैं, ना कि खाली टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा गलत। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 यानी कि MP4 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेरिक इमेज फाइल फॉर्मेट। देखो MP4 की बात हो रही है और इसको क्या कहा गया है, इमेज फाइल फॉर्मेट। MP4 आपका इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, बल्कि MP4 किससे रिलेटेड है, वीडियो फाइल से रिलेटेड। ऐसे ही MP3 किससे रिलेटेड है, ऑडियो फाइल से रिलेटेड। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों फॉल्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म। यहाँ पर आपको ये चारों पढ़ने हैं अच्छे से और उसके बाद ये बताना है कौन सी फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर रॉन्ग दी हुई है। फर्स्ट है USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल करेक्ट बात है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, ये भी बिल्कुल सही बात है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये फुल फॉर्म भी आप अपने पास नोट कर लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। RFID की फुल फॉर्म लिखी हुई है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला RFID, ये है रॉन्ग, बिकॉज इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ना कि इंफ्रारेड डिवाइस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही आंसर। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ना कि इंफ्रारेड डिवाइस। तो ये है हमारा सही आंसर और ये आज के क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप लोगों को ये आज की क्लास कैसी लगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये क्लासेस शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।